बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद फराज हूँ और आप देख रहे हैं करंट अफेयर्स विद फराज। मैं आपका इंतहाई मशकूर हूँ कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। जनाब, सबसे पहले आज की आम खबरें आपके सामने रखते हैं। हस्ब मामूल कश्मीर का इशू, वो आपके सामने तफसीलात क्या हैं, अभी लेटेस्ट क्या ऑन ग्राउंड सिचुएशन है, वो आपके सामने रखनी है। और फिर जनाब 12 मई का बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है। क्यों इंपॉर्टेंट है 12 मई, क्यों हमें याद नहीं रहता, ये क्यों याद नहीं है, क्या तफसीलात हैं, वो भी आपके सामने रखेंगे। IMF ने बड़ा इंपॉर्टेंट एक स्टेटमेंट दी है PTI के हवाले से, क्या तफसीलात हैं वो आपके सामने रखेंगे। आरिफ अलवी साहब अब एक्शन में आ गए हैं और आरिफ अलवी साहब ने कोशिशें शुरू कर दी हैं कि कुछ मामलात जो हैं वो बीच बचाव करवाया जाए PTI और अदारों के दरमियान। और राना सनाउल्लाह साहब की एक दफ़ा फिर एक अहम स्टेटमेंट सामने आई है, क्या तफसीलात हैं आपके सामने रखनी है। लेकिन जनाब, हस्ब मामूल आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है आपसे कि अगर आप चैनल पर न्यू है तो उसको लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाजमी लाइक और शेयर कीजिएगा अगर पसंद आए। फेसबुक पेज भी मुलाजा करें तो पेज को आपने लाजमी फॉलो करना है। और जनाब, अगर आप कमेंट सेक्शन में मुनासिब समझे तो अपने इंतहाई कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। तो बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब कि जनाब, कश्मीर का इशू पिछले 2-3 दिन से बड़ा बर्निंग टॉपिक है और बड़ी हॉट एक न्यूज़ है कि कश्मीर में हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं। मैं बात करूँ आज़ाद कश्मीर की कि वहाँ पे कुछ मुतालबात थे, जो एक्शन कमेटी थी उन्होंने कहा जी कि आपने आटा हमें सस्ता देना है, 1000 रुपये मन देना है। फिर उन्होंने कहा जनाब बिजली आप हमें जो है वो सस्ती दें या उसको बिल्कुल फ्री दें क्योंकि मंगला से बिजली बनती है। और फिर उन्होंने कहा जी कि जो जम्मू और कश्मीर के अंदर जो इस वक्त रेट्स हैं चीज़ों के, वही आप इम्प्लीमेंट करें आज़ाद कश्मीर के अंदर भी। तो इस तरह के कुछ मुतालबात थे, बहुत सारे मुतालबात थे। फिर उन्होंने कहा वज़रा जो हैं उनकी जो आप मराहत उनको देते हैं उनको कम करें, जो कि बिल्कुल फैक्ट बात है और इसको होना चाहिए और सारे मुतालबात उनके जायज़ हैं। तो उसके ऊपर फिर हुकूमत जो आज़ाद कश्मीर है उसने नहीं माना और फिर मामला जो है बड़े आगे। और फिर जिंदा कौमें जैसे करती होती हैं, जिस तरह जिंदा कौमें अपने राइट्स के लिए खड़ी होती हैं, कश्मीरियों ने वैसा ही किया और अपने हकूक़ के लिए उठ खड़े हुए। उन्होंने साबित कर दिया कि जिंदा कौमें जब खड़ी हों तो अपने राइट्स और अपने हकूक़ जो छीन लिया करती हैं। अभी थोड़ी देर पहले की खबर है कि जो आज़ाद कश्मीर की हुकूमत है वो तमाम मुतालबात उसने मान लिए हैं। जनाब, माने कैसे हैं? एक बड़ा रेला, एक बड़ा अवामी रेला बढ़ रहा था मुजफ्फराबाद की जानिब और जिसने जाके वहाँ पे धरना देना था और कोई श्योरिटी नहीं थी कि सिर्फ धरना होगा या कुछ और भी होगा। हालात श्रीलंकन तर्ज पर भी आगे जा सकते थे। जिस तरीके से लोग आए, जिस तरीके से सिक्योरिटी फोर्सेस को उन्होंने मात दी, जिस तरीके से सिक्योरिटी फोर्सेस को उन्होंने जो है वो रास्ते में टैकल किया, जिस तरीके से उनके ऊपर शेलिंग हुई, शेलिंग से लोग निकले, रास्तों के अंदर जो रुकावटें थी, बड़े बड़े दरख्त काट कर रास्तों में रखे गए थे, सारी चीज़ें, सारी रुकावटें अबूर करते हुए जब वो अवामी रेला मुजफ्फराबाद की जानिब बढ़ रहा था तो ऐसे में हुकूमत की जानिब से बयान आता है कि आपके तमाम मुतालबात मान लिए गए हैं और एक कमिश्नर के घर बैठकर तमाम का तमाम जो मसवदा है, जो उनके दरमियान जो माहिदा हुआ है वो अब तय पा चुका है और उसका जो नोटिफिकेशन है वो भी गालिबन थोड़ी देर पहले जो है जारी कर दिया गया है। मीडिया के ऊपर खबर चला दी गई है, लेकिन इसके ऊपर स्टिल नज़र रखने की ज़रूरत है कि क्या ये माहिदा वाकई में माहिदा हो गया या फिर आम माहिदा जैसे हुकूमतों के और प्रोटेस्टर्स के दरमियान होता है उस तरह का माहिदा हो कि प्रोटेस्टर्स को एक दफ़ा ठंडा किया जाए, उनको अपने अपने घरों को वापस भेजा जाए और उसके बाद वही किया जाए जो हम किया करते हैं, जैसा कि पाकिस्तान में भी माजी में होता रहा है। TLP के साथ माहिदा हो, TLP यहाँ से उठ के चली गई, उसके बाद फिर किसी ने माहिदे पे अमल दरामद नहीं किया, तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। हुकूमतें वक्ती तौर पर थोड़ा सा लेट डाउन होती हैं लेकिन बाद में करते वो वही है जो उनके अपने मफादात में होता है या जो उनको खुद सूट कर रहा होता है। तो इस वक्त जनाब आज का जो दिन था बड़ा धमाका खेज था, पूरा दिन खबरें चलती रही। आर्मी और रेंजर्स को बुलाया गया, हालांकि UNO की करारदादों के मुताबिक पाकिस्तान अपनी फोर्सेज, अपनी जो रेंजर्स हैं या जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं या आर्मी जो है वो डिप्लॉय नहीं कर सकता। जो मुजफ्फराबाद है, ये जो अब ये कह सकते हैं मुतनाज़ा एरिया है, वैसे मुतनाज़ा हमें तो नहीं है, हमने तो आज़ाद करवाया, कश्मीर हमारा हिस्सा है, लेकिन ये कहता है, इंडिया क्लेम करता है कि चूँकि मुतनाज़ा एरिया है और वहाँ पे पाकिस्तान जो है अपनी फोर्सेज डिप्लॉय नहीं कर सकता। जनाब, रेंजर्स को यहाँ से भिजवाया गया लेकिन कवाला पुल से रेंजर्स की सारी गाड़ियाँ वापस आ गईं और फिर कुछ बड़े ख़तरनाक किस्म के विजुअल्स भी सामने आए। वहाँ पे पुलिस वालों को मारा जाता हुआ वो दिखाते रहे और फिर बहुत सारी चीज़ें सामने आई। फिर वहाँ पे सुनने में यह आया कि आज जब वहाँ पे इंटरनेट की बंदिश हुई तो वहाँ पे लोगों ने जाकर जो टावर्स थे उनको जो है गिराना शुरू कर दिया और फिर जब चंद ही टावर गिरे तो उसके बाद इंटरनेट की बहाली दोबारा जो है शुरू कर दी गई, इंटरनेट बहाल कर दिया गया, इंटरनेट की रवानी जो है वो उसी तरह जारी सारी कर दी गई। तो ये चीज़ है, ये एक चीज़ यहाँ से पता चलती है कि जब कौमें अपने हकूक़ के लिए खड़ी होती हैं और
जो कौमी एक गैरत होती है उसके ऊपर जब खड़ी हो जाती हैं तो फिर दुनिया की कोई ताकत उनका रास्ता रोक नहीं सकती। और सलाम है कश्मीरी कौम को कि उन्होंने अपने हकूक़ के लिए अगर ये जंग जीत लिया तो उनकी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। जनाब 12 मई आज बड़ा इंपॉर्टेंट दिन गुजरा है लेकिन किसी को याद नहीं है। और 9 मई तो हमें याद है, 9 मई का रिसेंटली हमने तकरीबात भी मनाई है, 9 मई को हमें यौम शाह के तौर पर मनाया है, लेकिन 12 मई को कोई याद नहीं कर रहा। आपको याद होगा कि 2007 में इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग जब इफ्तिखार चौधरी साहब जो कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान थे, उनकी बाली की तहरीक चल रही थी और वकला की जो तहरीक थी जोबन पर थी, पीक पर थी। तो ऐसे में MQM की उस वक्त की हुकूमत जो कि कराची की हुकूमत थी और फिर परवेज़ मुशर्रफ साहब जो कि उस टाइम सदर पाकिस्तान थे और शाह सफ़ेद के मालिक थे पाकिस्तान में, उन्होंने मिलकर एक मंसूबा बनाया और मंसूबा बनाया कि जिंदा जला दें, वकला को जिंदा जला दें, इनके अंदर खौफ व हरास पैदा करें ताकि ये अपनी तहरीक को थोड़ा सा डाउन करें। तो वहाँ पे कराची में बहुत सारे वकला को जिंदा जला दिया गया और शफाकियत की एक मिसाल कायम की गई, शफाकियत का बाजार गर्म किया गया, लेकिन वकला की तहरीक जो है उसके ऊपर असर नहीं पड़ा और वकला की तहरीक जारी और सारी रही। लेकिन 12 मई का वो वाक़या वो कहीं तहरीक के झरोकों में वो बिल्कुल ही मुनज़्ज़म होकर रह गया, तहरीक के झरोकों में कहीं उसको गायब कर दिया गया, किसी ने उसको याद नहीं रखा। लेकिन चूंकि 9 मई रिसेंटली गुजरा है और 9 मई को लोग याद रख रहे हैं, 9 मई के हवाले से तकरीबात भी हुई, तो क्यों ना हम 12 मई को भी याद करें, क्योंकि 12 मई को जो वाक़या हुआ था उसके पीछे भी किरदार वही थे। लबादा बदल सकता है लेकिन किरदार वही थे और हमें उनको भी याद रखना चाहिए क्योंकि वहाँ पे वकला को जिंदा जलाया गया था। फिर जनाब आज IMF ने बड़ा इंपॉर्टेंट बयान दिया है। IMF ने कहा है जनाब कि PTI के जो मायाफ्ता उम्मीदवार थे, यानी कि PTI के जो लोग थे, उन्होंने सबसे ज़्यादा वोट लिए हैं और ये इतना बड़ा एक उनकी तरफ से मानना, एक उनकी तरफ से मतलब एक आप ये कह सकते हैं कि एक ऐसी चीज़ सामने आई है, एक ऐसा एक नुक्ता उन्होंने उठाया है और ऐसा एक सच बोला है उन्होंने कि हुकूमत पाकिस्तान जिस सच को दबाने की कोशिश कर रही थी या हमारे जो अदारे जिस सच को दबाने की कोशिश करें, IMF के मुंह से वो सच सामने आ गया है। उन्होंने कहा जी कि PTI को सबसे ज़्यादा वोट पड़े हैं। हालांकि यहाँ पे लोग क्लेम ये करें कि 7% वोट PTI को पड़े हैं। जो क्लेम करते हैं उनका ये ड्यूटी नहीं है, उनका काम कुछ और है, वो कुछ और काम करने के चक्रों में रहते हैं और उनके मुताबिक जी 7% PTI को वोट पड़े हैं। हालांकि IMF जिसके दर पर जाते हैं, जिससे जाकर मांगते हैं कि यार आप हमें दें, हमारा निज़ाम नहीं चल रहा, वो ये कह रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है सबसे बड़ी लार्जेस्ट पार्टी है, इस वक्त लार्जेस्ट पार्टी है जिसने इलेक्शन में सबसे ज़्यादा जो वोट हासिल किए हैं। दूसरी जानब जनाब आरिफ अलवी साहब थोड़े से एक्टिव हुए हैं और ये बड़ा खुशाइंद है। आरिफ अलवी साहब ने आज मीडिया से गुफ्तगू भी की है और आरिफ अलवी साहब ने बड़ी ज़बरदस्त बातें की हैं और हकीकत पर मबनी बातें की हैं। उन्होंने कहा जी कि जो सऊदी अरब का वफद आ रहा है जो डेलीगेशन जो भी आ रहा है वो बड़ा फ़ायदेमंद होगा पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान को इस वक्त इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, हमारे मामलात ठीक नहीं है, माशी हालात हमारे ठीक नहीं है, तो ऐसे में हम वेलकम करेंगे कि सऊदी अरब का जो वफद आ रहा है जो अगर इन्वेस्टमेंट करने आ रहा है तो ये बड़ा खुशाइंद है पाकिस्तान के लिए। फिर उन्होंने कहा कि बानी PTI अपने जो अना है उनकी उसको मारने के लिए तैयार है और अना इसलिए नहीं मार रहे कि उनको कोई डर है, वो जेल में बैठे हुए घबरा गए, ऐसा हरगिज़ नहीं है। उनको बकौल आरिफ अलवी साहब के उन्हें मुल्क की फिक्र है और मुल्क के जो आने वाले हालात हैं, मेरे पाकिस्तानियों की चीज़ याद रखिएगा कि आप और मैं हम सब भूल जाएंगे पिछले तमाम रिकॉर्ड्स टूटने जा रहे हैं। IMF ने मजीद शराइत आद कर दी है कि आपने बिजली महंगी करनी है, आपने पेट्रोलियम मसनूआत की प्राइसेस मजीद बढ़ानी है, तमाम किस्म की सब्सिडीज़ आपने ख़त्म करनी है। तो आने वाला जो बजट है, जून के अंदर जो बजट पेश किया जाएगा, इसके अंदर पाकिस्तान की तारीख की महंगाई, तारीख की बुलंद तरीन सतह पर महंगाई पहुँचेगी। और ये जो आपको लॉलीपॉप दिया जा रहा है कि आटा सस्ता कर रहे हैं, एक जानिब आटा सस्ता कर रहे हैं, दूसरी जानिब 3 रुपये यूनिट बिजली बढ़ा देते हैं और मजीद IMF के साथ इन्होंने एक जो है हामी भर ली है कि हम बिजली मजीद महंगी करेंगे और बाकी जितनी भी सब्सिडीज़ हैं उनको हम स्टेप बाय स्टेप उसको ख़त्म करते जाएंगे। तो उस हवाले से आरिफ अलवी साहब ने कहा कि बानी PTI ने अपनी अना को मार लिया। उन्होंने कहा जी मुल्क मेरा मुसीबत में है, मेरे लोग मुसीबत में हैं, तो मैं उसके लिए डायलॉग करने के लिए तैयार हूँ। और डायलॉग जो है मेरे ख्याल में जो आरिफ अलवी साहब के मुताबिक वही कहते हैं यार डायलॉग जो पावर में उसके साथ करने चाहिए, लेकिन मेरी जो ज़ाती राय है कि डायलॉग सिर्फ और सिर्फ सियासतदानों के दरमियान होने चाहिए। सियासतदानों के पास ये एक मैंडेट है और उन्हीं को ये मैंडेट जो है इसका मुजाहरा करते हुए, मैंडेट को उसकी जिम्मेदारी को महसूस करते हुए तमाम सियासतदानों को मिलकर एक ग्रैंड डायलॉग करने चाहिए और ताकि मुल्क को इस मुसीबत से, इस क्राइसिस से निकाला जा सके। दूसरी जानिब जनाब एक हौसला अफजा किस्म की एक मजीद स्टेटमेंट सामने आई है राना सनाउल्लाह साहब की। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि नवाज शरीफ साहब इस वक्त रेडी है, नवाज शरीफ साहब चाह रहे हैं कि जो बानी PTI की यानी इमरान खान साहब हैं वो मिलकर बैठें और हमारे साथ मुज़ाकरात में शरीक हों।
ग्रैंड डायलॉग में शरीक हों। आसिफ अली जरदारी साहब भी कुछ एक्टिव नजर आ रहे हैं, लेकिन होता क्या है ये आने वाले चंद दिनों में पता चलेगा। लेकिन साथ ही राना सनाउल्लाह साहब की जो स्टेटमेंट है वो कहते हैं जी कि ये गैर मशरूत मुज़ाकरात होने चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है। और बानी पीटीआई यानी कि खान साहब इस बात को कभी नहीं मानेंगे कि गैर मशरूत मुज़ाकरात हो नहीं सकते। मशरूत मुज़ाकरात होंगे, और मशरूत इस बात से होंगे कि जो 8 फरवरी को जो मैंडेट चुराया गया उस मैंडेट को वापस किया जाए, फॉर्म 45 के मुताबिक रिजल्ट तरतीब दिए जाएं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो जीती सीटें उसको वापस की जाए, उसके बाद फिर मुज़ाकरात किए जा सकते हैं। और उन्हीं जो शराइत है उनके ऊपर मुज़ाकरात होने चाहिए, क्योंकि जो आपने जो गलती की है 8 फरवरी को, उस गलती का जब तक अजाला नहीं होगा तो मुज़ाकरात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। फिर आपने आइन को तोड़ा, आइन को अपने जूतों के नीचे रौंद दिया, आइन को आपने पिछले 2 सालों से जिस तरीके से आप आइन के साथ उसको ट्रीट कर रहे हैं, आइन को पहले आपने 6-6 महीने की और 2-2 साल की फिर हुकूमतें आपने बना दी। आपने जो ये हुकूमतें आपकी निगरान सेटअप थे या आपकी कितना अरसा चलते रहे, तो ऐसा नहीं हो सकता कि आइन को भी आप रोंदें फिर आप ये कहें कि चलें ठीक है हमने बना लिया तो आपको मानना पड़ेगा, उसकी शर्त पर हम मुज़ाकरात करेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। और मेरे ख्याल में अगर इस तरह की शराइत के ऊपर मुज़ाकरात का कोई कह रहा है तो बानी पीटीआई को बिल्कुल नहीं मानना चाहिए कि इस मुल्क के अंदर से अगर आपने इस सारे ये जो गंदगी है इसको ख़त्म करना है तो आपको स्टैंड लेना पड़ेगा, और तमाम सियासतदानों को मिलकर स्टैंड लेना पड़ेगा। और मेरे ख्याल में जितने भी इनके आपसी इख्तलाफात हैं, आपस में जितनी भी डिवीजन्स हैं, जो भी इनके मामलात हैं, इनको मिल बैठकर एक टेबल टॉक के इनको सॉल्व करना चाहिए। चाहे नवाज शरीफ साहब हों, चाहे आसिफ अली जरदारी साहब हो या इमरान खान साहब हो, सबको मिल बैठकर टेबल टॉक के जरिए तमाम मामलात को हल करना पड़ेगा। और अगर हल नहीं करेंगे तो पाकिस्तान इन मुसीबतों से, इन परेशानियों से नहीं निकल सकता। होपफुली आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाजमी लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी इंतहाई कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।